Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher. Dear students, as you know that we have started the revision of some important objective type questions, and in my all videos of revision we are going through the various types of objective questions. In this series today I will discuss with you some extract case based questions from chapter 2 and 3 of economics, that is the sectors of Indian economy and the money and credit. Okay, let's know about all these things. बच्चे, इंग्लिश में जैसे आपके पैराग्राफ आता है और पैराग्राफ के नीचे कुछ क्वेश्चन राइट डाउन होते हैं, सेम इस बार एसएस में भी ये प्रोसीजर है, लेकिन उसमें ये हो सकता है कि अनसीन पैसेज आते हों इंग्लिश सब्जेक्ट में, और यहाँ पर आपको बुक के एक्सट्रैक्ट ही निकाल कर दिए गए हैं या बुक में से ही कुछ एग्जांपल्स सेट किए गए हैं। तो आप देखिए पहला एक्सट्रैक्ट चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से। एक्टिविटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स। प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी व्यक्तिगत क्षेत्र जो हमारा है, जिसे हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, उसके जितने भी काम होते हैं उसका मुख्य मकसद क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, यानी लाभ कमाना। टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दीज इंडिविजुअल्स। और इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें उन व्यक्तियों को पैसा देना पड़ता है जिनसे हम सर्विस लेते हैं, या उन कंपनियों को पैसा देना पड़ता है जिनसे हम सर्विस लेते हैं। द पर्पज ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। और पब्लिक सेक्टर का जो पर्पज होता है बेटा, वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, उसका कुछ और मकसद होता है। वो होता है पब्लिक की वेलबींग या पब्लिक की फैसिलिटी अवेलेबल कराना। गवर्नमेंट्स रेज मनी थ्रू टैक्सेज एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेज ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड बाई इट। और सरकार क्या करती है? इन सभी पब्लिक फैसिलिटीज़ को, या आपको जितनी भी पब्लिक सेक्टर की सुविधाएं दी जाती हैं, यानी सार्वजनिक जो सुविधाएं हमें मिलती हैं, उन सब को मेंटेन करने के लिए या उन्हें अवेलेबल कराने के लिए टैक्सेस के थ्रू और दूसरे तरीके से पैसा अर्न करती है, यानी पैसा इकट्ठा करती है ताकि वो इन खर्चों को पूरा कर सके जिन सर्विसेज को जनता को दिया जा रहा है। मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड ऑन ए होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। और आजकल तो सरकार जो होती हैं, जितने भी देशों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं, वहाँ सब जगह पर अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ पब्लिक सेक्टर में देखने को मिलती है, यानी बहुत अलग अलग प्रकार की फैसिलिटीज़ सरकार जो है जनता को देने लगी हैं। तो ये था आपका एक पैराग्राफ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, गिव वन डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अंतर बताइए, यानी सार्वजनिक क्षेत्रक जो है और व्यक्तिगत क्षेत्रक जो है, उसमें अंतर स्पष्ट करना है आपको। पब्लिक सेक्टर का मेन जो पहली जो एक डेफिनेशन होती है, उसमें यही कहा जाता है कि इट इज़ कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। कि पब्लिक सेक्टर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट किसका होता है? सरकार का होता है। यानी सरकार के नियंत्रण में और सरकार के प्रबंधन में जो गतिविधियाँ की जाती हैं वो पब्लिक सेक्टर की एक्टिविटीज़ या सार्वजनिक जो गतिविधियाँ कहलाती हैं। प्राइवेट सेक्टर, इट इज़ कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। और जो व्यक्तिगत क्षेत्रक है, इसकी जितनी भी क्रियाकलाप होते हैं, गतिविधियाँ होती हैं, वो एक व्यक्ति के कंट्रोल में होती हैं, यानी एक व्यक्ति ही इन सब के ऊपर नियंत्रण करता है और उसका प्रबंधन करता है। या फिर कुछ ग्रुप के लोग, यानी एक ग्रुप के लोग, कुछ लोग ग्रुप बना लेते हैं, फिर वो अपना प्राइवेट सेक्टर का कोई एंटरप्राइज वहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं, यानी अपनी फैक्ट्री लगाते हैं या कुछ इस टाइप का जो है जो परफॉर्म करते हैं, जिससे कि पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट उन्हीं व्यक्तियों के हाथ में या एक व्यक्ति के हाथ में होता है, जिसका वो पर्सनल वो एंटरप्राइज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड ऑन ए होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। आजकल सरकार अलग अलग तरीके के कार्य करती है और लोगों को फैसिलिटीज़ देती है। एग्जाम्पल बाय गिविंग टू एग्जाम्पल्स। यहाँ पे बताना है, ये थोड़ा सा ना बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ थोड़े से मिस प्रिंटिंग है, कि ये भी कह सकते हैं कि जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद टू एग्जाम्पल्स। तो आपको यहाँ पर इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, सड़कों को बनवाना, ब्रिजेज पुल को बनवाना, डैम्स बांध बनवाना,
ये सारी ऐसी ज़रूरतें हैं जिन पर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, हैवी एक्सपेंसेस यहाँ पर स्पेंड करना पड़ता है गवर्नमेंट को, विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ ए प्राइवेट सेक्टर, जो कि एक व्यक्ति या एक कुछ व्यक्तियों का समूह इतना पैसा नहीं लगा सकता, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी उनके पास नहीं होता। तो इसलिए ये जो काम होते हैं ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर का जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनकी कंट्रोल और उसका जो मैनेजमेंट होता है बेटा वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन, क्लीन एयर, वाटर इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। लोगों को अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं देना, शिक्षा की व्यवस्था करना, साफ़ हवा का ध्यान रखना और वाटर की अवेलेबिलिटी, फिट वाटर हो, प्योर वाटर हो, ये सारी एक सरकार की पहली प्राथमिकता होती है कि वो अपनी पब्लिक को इस टाइप का इन्वायरमेंट दे। तो बेटा इन पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है जो कि और इतने वास्ट लेवल पर इसको कंट्रोल करना होता है जो कि एक अकेले व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के बस की बात नहीं होती, इसलिए ये सारा कुछ गवर्नमेंट के अंडर में माना जाता है। अब हम सेकंड पैराग्राफ इसमें करने जा रहे हैं इसी चैप्टर का। कांता वर्क्स इन एन ऑफिस, ये शायद आपने पढ़ा भी होगा, अपने चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल आया हुआ था कि कांता एक ऑफिस में काम करती है। शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM टू 5:30 PM। वो 9:30 बजे सुबह से लेकर शाम 5:30 बजे तक वहाँ पर काम करती है। शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और हर महीने के अंत में उसको एक नियमित आमदनी होती है, यानी उसको सैलरी मिल जाती है। इन एडिशन टू द सैलरी शी ऑल्सो गेट्स प्रोविडेंट फंड एज पर द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट, और इस सैलरी के अलावा उसे सरकार द्वारा सुनिश्चित जो नियमों के अनुसार प्रोविडेंट फंड होता है वो भी मिलता है, यानी PF भी उसको मिलता रहता है। शी ऑल्सो गेट्स मेडिकल एंड अदर अलाउंसेज, उसको जो दवाइयों का जो खर्चा है या दूसरे जो उसके खर्चे हों वो अलाउंसेज भी, भत्ते भी उसको मिलते रहते हैं। कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडेज, और कांता संडे को ऑफिस में भी नहीं जाती क्योंकि उसे छुट्टी है उस दिन। दिस इज ए पेड हॉलीडे, ये पेड हॉलीडे होती है। व्हेन शी जॉइंड वर्क, जब उसने इस वर्क को ज्वाइन किया था, शी वॉज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टार्टिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वर्क, उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था, यानी उसको यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिला था जिसमें कुछ शर्तें और कंडीशंस लिखी गई थी काम से संबंधित, जिसको उसने एग्री किया था, उस पर उसने साइन भी किए थे। तो अब ये है बेटा हमारा पैराग्राफ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ द वर्किंग कंडीशंस गिवन इन द सोर्स आइडेंटिफाई द सेक्टर इन विच कांता इज वर्किंग। ये जो ऊपर कंडीशंस से डिस्क्राइब की गई हैं, इस सोर्स के बेसिस पर इस सेक्टर को पहचानिए जिसमें कांता काम कर रही है। ऑब्वियस है कि जहाँ रेगुलर इनकम है, जहाँ अलाउंसेज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वो पेड हॉलीडेज मिलती हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, संडे को छुट्टी मानी जाती है, या यहाँ पर जो हॉलीडेज उसको अलग से मेडिकल अलाउंस वगैरह भी मिलते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर ही होगा। गिव एनी 3 रीजन्स फॉर योर आंसर, अपने आंसर के पक्ष में 3 तर्क भी देने हैं, 3 कारण भी बताने हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑब्वियस सी बात है जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। कांता हैज फिक्स्ड वर्किंग आवर्स एंड शी इज गेटिंग ए रेगुलर सैलरी, क्योंकि कांता एक फिक्स्ड वर्किंग आवर्स तक काम करती है और वहाँ पर उसको रेगुलर सैलरी मिलती है। अलॉन्ग विद रेगुलर सैलरी शी इज ऑल्सो गेटिंग अदर बेनिफिट्स लाइक मेडिकल लीव, पेड हॉलीडेज। सैलरी के अलावा उसे मेडिकल लीव भी मिलती हैं, मेडिकल अलाउंस भी मिलते हैं, पेड हॉलीडेज भी मिलते हैं, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ उसको दी जा रही हैं। शी हैज़ सम टर्म्स एंड कंडीशन फॉर हर जॉब, और अपने काम के लिए उसको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है जो कि इसने जो अपनी कंसेंट दिया है, यानी अपनी सहमति से उस पर साइन की हैं। ये सभी शर्तें, हम यहाँ पर एक लाइन और भी डाल सकते हैं कि ऑल दीज कंडीशंस, ऑल दीज टर्म्स इंडिकेट दैट दिस इज द ऑर्गेनाइज सेक्टर इन विच कांता वर्क्स। क्लियर। अब हम थर्ड चैप्टर के एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं बेटा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड चैप्टर के एक्सट्रैक्ट या सोर्स या केस बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस, यानी जिसमें एक रेफरेंस दिया जाएगा, एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसके नीचे होंगे। तो यहाँ पहला जो थर्ड चैप्टर का पहला एक्सट्रैक्ट है वो है, बिसाइड्स बैंक्स द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। बैंक के अलावा ग्रामीण इलाकों में ऋण की सुविधा देने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, सहकारी समितियां पाई जाती हैं। मेंबर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कोऑपरेशन इन सर्टेन एरियाज, और इन कोऑपरेटिव यानी सहकारी समितियों के जो सदस्य होते हैं या मेंबर्स होते हैं
वो सहयोग करने के लिए इन सर्टेन एरियाज में अपने रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं, मीन्स सेविंग करते हैं। There are several types of cooperatives possible such as farmer cooperatives, weaver cooperatives, industrial workers cooperatives, etc. यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में किसानों की अलग से सहकारी समितियाँ पाई जाती हैं, बुनकरों की अलग से सहकारी समितियाँ हो सकती हैं, और जो औद्योगिक क्षेत्र में जो मजदूर काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, उनकी अलग से सहकारी समितियाँ पाई जाती हैं। कृषक कोऑपरेटिव फंक्शंस इन ए विलेज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर। एक कोऑपरेटिव जो इंस्टीट्यूशन है वो है कृषक कोऑपरेटिव, जो कि सोनपुर से थोड़ी दूर एक गांव में मौजूद है। इट हैज़ 2300 फार्मर्स एज मेंबर्स, और इसमें 2300 के लगभग किसान मेंबर बने हुए हैं, सदस्य बने हुए हैं इस कृषक कोऑपरेटिव के। इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, ये अपने मेंबर्स से मनी कलेक्ट करती है यानी सेविंग के रूप। विद दीज deposits as collateral, the cooperatives has obtained a large loan from the bank. इन डिपॉजिट्स की वजह से यानी जमा पैसे को ये कोलेट्रल के रूप में इस्तेमाल करती हैं, और जो लार्ज लोन्स होते हैं बैंक से वो ले लेती हैं। यानी जमा किए गए कोऑपरेटिव में जो पैसा जमा किया गया उसके बेसिस पर उसको एज ए कोलेट्रल यूज़ करके बैंक से ये बड़ा लोन ले लेती हैं। दीज फंड्स आर यूज टू प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर्स, और ये फंड जो है कोऑपरेटिव सेक्टर की जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, उनको लोन देने के लिए यूज किया जाता है। वंस दीज लोन्स आर रिपेड, जब एक बार ये लोन रिपे कर दिया जाता है यानी लोन वो चुका देते हैं, तो फिर अनदर राउंड ऑफ लैंडिंग कैन टेक प्लेस, तो दूसरी बार उनको फिर से लोन देने की प्रोसेस शुरू की जाती है। यानी सभी किसानों का एक बार जब ऋण चुकता हो जाता है तो उसके बाद वो दूसरी बार ऋण ले सकते हैं। कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स लोन्स फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, लोन फॉर कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चरल ट्रेड। और ये कृषक कोऑपरेटिव जो होती हैं यानी कृषक सहकारी समितियाँ जो होती हैं वो किसानों को खेती से संबंधित औजार खरीदने के लिए या खेती का जो खर्चा है उस पर जो एक्सपेंस आता है उसको पूरा करने के लिए, या फिर अपनी कृषि से संबंधित जो उनका व्यापार है या मछली पालन में उन्होंने पैसा लगाना है, मछली उद्योग उन्होंने स्थापित कर रखा तो उसके लिए लोन प्रोवाइड करवाते हैं। लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, या अपने व्यक्तिगत जो उनके घर होते हैं घरों को की जो कंस्ट्रक्शन होती है यानी घर बनाने के लिए, फॉर ए वैरायटी ऑफ अदर एक्सपेंसेस, और दूसरे भी कई प्रकार के खर्चों को पूरा करने के लिए कृषक जो कोऑपरेटिव्स होती हैं ये इनको लोन प्रोवाइड करती हैं। अब इसके बेस पर ये क्वेश्चन है बेटा, आइडेंटिफाई यानी 2 फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट गिवन इन द एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट के अंदर क्रेडिट देने की 2 औपचारिक स्रोत कौन से हैं? बैंक्स और कोऑपरेटिव्स। यहाँ पर तो 2 ही आए हैं और दोनों ही इसमें होते हैं आपके फॉर्मल सोर्सेज होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, एनालाइज द रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन द ग्रोथ ऑफ रूरल एरियाज। ग्रामीण इलाकों के विकास के में सहकारी समितियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत लोन प्रोवाइड करवाती हैं, किस चीज़ के लिए? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स को परचेज करने के लिए, कल्टीवेशन और एग्रीकल्चरल ट्रेड के लोन के एक्सपेंसेस को कवर अप करने के लिए, फिशरी या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज के लिए लो रेट इंटरेस्ट पर वो उन्हें लोन प्रोवाइड करवाते हैं, यानी बहुत कम ब्याज दर पर उन्हें उधार पैसा दिया जाता है। ड्यू टू द कोऑपरेटिव स्मॉल फार्मर्स कैन गेट लोन्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। और इन्हीं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो मेंबर्स होते हैं फार्मर्स लोग, वो क्या करते हैं कमर्शियल बैंक से भी लोन ले पाते हैं, क्योंकि जो पैसा इन्होंने कोऑपरेटिव्स में जमा करवा रखा है उसी को एज ए कोलेट्रल यूज करके वो अदर बैंक्स जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, व्यावसायिक जो बैंक होते हैं, उनसे बड़ा लोन ले पाते हैं, जिससे कि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव होने लगी है। और जो रूरल एरियाज़ हैं वो मनी लेंडर्स और जो लार्ज फार्मर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके डेब्ट ट्रैप से बच गए हैं। हम लोग अपनी तरफ से भी 2-3 पॉइंट यहाँ पर बना सकते हैं। फिर अब नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है बेटा, जो कि आपकी बुक में से ही लिया गया है। मेघा हैज़ टेकन अ लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम द बैंक टू परचेज ए हाउस। मेघा ने 5 लाख रुपए का लोन लिया अपना घर खरीदने के लिए बैंक से। एनुअल इंटरेस्ट रेट जो था इसके लोन के ऊपर 12% था, यानी 12% ब्याज दर पर, वार्षिक ब्याज दर पर उसने लोन लिया। लोन इज़ टू बी रिपेड इन 10 ईयर्स और इन मंथली इंस्टॉलमेंट, और इसे लोन उसे 10 साल तक हर महीने इंस्टॉलमेंट जमा करवा के चुकाना है। मेघा हैड टू सबमिट टू द बैंक डॉक्यूमेंट शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स एंड सैलरी बिफोर द बैंक एग्री टू गिव हर द लोन। मेघा को अब कुछ दस्तावेज़ भी जमा करवाने पड़ेंगे, जैसे कि उसकी जो रोज़गार के जो दस्तावेज़ हैं, यानी जो
एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड होते हैं या उसकी सैलरी स्टेटमेंट भी उसको वहाँ पर शो करनी पड़ती है, तो उसके अगेंस्ट ही उसको लोन पास किया जाता है, यानी एक सिक्योरिटी के रूप में ये चीज़ें बैंक लेता है। द बैंक रिटेन्ड एज कोलेट्रल द पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस, और कोलेट्रल के रूप में बैंक ने उससे नए घर के पेपर्स लिए हैं, विच विल बी रिटर्न टू मेघा, जो कि उसे मेघा को उस समय वापस दिए जाएंगे, ओनली वैन शी रिपेज द एंटायर लोन विद इंटरेस्ट, जब वह पूरा लोन यानी उधार लिया गया पूरा पैसा ब्याज सहित लौटा देगी, तब उसको नए घर के जो डॉक्यूमेंट थे या जो उसकी ये आपका कोलेट्रल के रूप में जो उसने रखा है अपने हाउस के डॉक्यूमेंट्स पेपर्स, वो सब उसे वापस दे देगा बैंक। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इज मेघा टेकिंग लोन फ्रॉम फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, क्या मेघा, अब आप बताइए कि मेघा जो है वो औपचारिक स्रोत से ऋण ले रही है या अनौपचारिक से। जहाँ तक बात आती है बैंक की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, ये बेटा फॉर्मल सोर्सेज ही कहलाते हैं, तो बैंक से ले रही है तो ये ऑब्वियस है कि फॉर्मल सोर्स ही है। डिफाइन कोलेट्रल, कोलेट्रल क्या होता है? कोलेट्रल एक एसेट होता है, यानी संपत्ति होती है, पूंजी होती है, दैट द बोरोअर ओन्स, जो कि पैसा उधार लेने वाले की होती है, चाहे वो उसकी खुद की ज़मीन हो, बिल्डिंग हो, व्हीकल हो, लाइफ स्टॉक यानी जानवर हो उसके घर के, तो इन सबको एज ए कोलेट्रल रखकर वो लोन पास करवाता है। डिपॉजिट्स विद बैंक्स भी, जो एफडी वगैरह होती हैं वो भी इसमें आती हैं, कोलेट्रल में यूज की जा सकती हैं। यूजेज दिस एज ए गारंटी टू लेंडर अनटिल द लोन इज रिपेड, और इसको एक गारंटी के रूप में लेंडर लेता है जब तक कि लोन वापस नहीं आ जाता, यानी दिया गया उधार पैसा वापस नहीं हो जाता। अब यहाँ पर एक थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टर्म। अब यहाँ पे कुछ ऐसे एक लाइन दी हुई है, इट कंप्राइजेज ऑफ इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ पेमेंट। ये जो चीज़ें हैं ये किस चीज़ की तरफ इंडिकेशन दे रही हैं, इशारा कर रही हैं, ये कह रही हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट की तरफ कि ये उधार पैसे की शर्तें हैं जिनको एक बोरोवर को फॉलो करना होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा एक्सट्रैक्ट है वो है, राम इज़ वर्किंग इन ए नेबरिंग फील्ड। राम एक पड़ोसी खेत में काम कर रहा है, यानी पड़ोस के खेत में काम कर रहा है। रमा है बेटा, ये रमा जो है नेबरिंग फील्ड में काम कर रही है, और वो काम कर रही है एक एग्रीकल्चरल लेबर के रूप में, यानी एक कृषि भूमिहीन मजदूर के रूप में वो काम कर रही है। देयर आर सेवरल मंथ्स इन द ईयर व्हेन रमा हैज़ नो वर्क। महीने के कुछ महीने, साल के कुछ महीने ऐसे भी आते हैं जब रमा के पास काम नहीं होता है। नीड्स क्रेडिट टू मीट द डेली एक्सपेंसेस, और अपने रोज़ाना की खर्चों को पूरा करने के लिए उसे पैसा उधार लेना पड़ता है। एक्सपेंसेस ऑन सडन इलनेस, चाहे वो अचानक से बीमारी घर में आ जाए या फिर फंक्शन हो घर में, तो इन सब को पूरा करने के लिए उसे हमेशा लोन लेना पड़ता है। रमा हैज़ टू डिपेंड ऑन हर एम्प्लॉय, और इसके लिए वह अपने जो काम देने वाला जो किसान है उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, जो कि एक मीडियम लैंड ओनर है सोनपुर का, जो कि इसको उधार पैसा देता है। द लैंड ओनर चार्जेज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ, और ये जो लैंड ओनर है इसे 5% हर महीने ब्याज पर इसको लोन देता है, यानी इसके 5% इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है मंथली, और अगर इसको हम ईयरली करें तो ये 60% हो जाएगा। रमा रिपेज द मनी बाय वर्किंग फॉर द लैंड ओनर, और रमा जो है वो इस पैसे को देगी, कैसे देगी? लैंड ओनर के खेतों पर काम करके, यानी उस ज़मीन के मालिक के खेतों पर काम करके इसको चुकाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय रमा हैज़ टू टेक अ फ्रेश लोन, उसे हर बार एक नया लोन लेना पड़ता है बिफोर द प्रीवियस लोन हैज़ बीन रिपेड, जबकि पिछला लोन उसने चुकाया नहीं होता। एट प्रेजेंट शी ओज द लैंड ओनर ₹5000। अभी जो उसके लैंड ओनर के पास 5000 उसने उधार लिया है, दो द लैंड ओनर डज नॉट ट्रीट हर वेल, हालांकि जो ज़मीन का मालिक है वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। शी कंटिन्यूज टू वर्क फॉर हिम सिंस शी कैन गेट लोन्स फ्रॉम हिम व्हेन ही नीड, और वो फिर भी उसके खेतों पर काम करती क्योंकि उसे ज़रूरत है, और इसके लिए वो बार बार उसे लोन भी लेना पड़ता है, तो वो उसी जो लैंड ओनर है उसके खेतों पर काम करना पसंद करती है। रमा टेल्स अस दैट द ओनली सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर द लैंडलेस पीपल इन सोनपुर आर द लैंड ओनर और एम्प्लॉयर्स। रमा हमें बताती है कि यहाँ पर जो भूमिहीन लोग हैं, यानी जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, ऐसे लोग हमेशा लोन लेते हैं या तो किसी बड़े ज़मीन के मालिक से या फिर जो उनको काम देता है। ठीक है,
तो अब ये आपने देखा पैराग्राफ, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इज रमा टेकिंग ए लोन फ्रॉम फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट? क्या रमा फॉर्मल सोर्स से क्रेडिट ले रही है या फिर इनफॉर्मल से? ऑब्वियस है, मनी लेंडर है तो इनफॉर्मल सेक्टर आएगा, जैसा कि पहले आपको डिस्क्राइब किया जा चुका है। क्रेडिट इज़ यूजुअली यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल। ये जो पैसा उधार लेने की जो प्रक्रिया होती है, ये न केवल फ़ायदेमंद होती है बल्कि नुकसानदायक भी होती है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन विद रिगार्ड टू रमाज केस? रमा के केस को देखते हुए आपका क्या विचार है? इन रमाज केस क्रेडिट इज़ हार्मफुल एज ओवर द ईयर्स। रमा के केस में हम देख रहे हैं कि उधार लिया गया पैसा साल दर साल उसके लिए नुकसान का कारण बनता है या उसके लिए डेंजरस होता चला जाता है। हर डेप्ट विल राइज, क्योंकि उसका कर्जा बढ़ जाएगा। शी विल बी इन डेप्ट ट्रैप, और वो कर्ज के जाल में फंस जाएगी। और अंत में ऐसा भी हो सकता है कि उसे अपनी प्रॉपर्टी सेल करके इस कर्जे को चुकाना पड़े, या फिर कोई भी उसका एसेट जो उसके घर पर है वो उसे देना पड़े। तो ये काफ़ी एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है, और अकॉर्डिंग टू आवर व्यूज शी विल kept in debt trap, and this will be the worst condition for her. थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बेटा यही एक्सट्रैक्ट और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, आप इनको लर्न कीजिएगा। थैंक यू।